हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन लीगल रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंडियन पॉलिटी। आज मेरा गला बिल्कुल खराब है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छोटी करने की मैं कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, दो फर्क होते हैं जीवन में। एक होता है कि आप एडुकेटेड होते हैं और एक होता है कि आप नॉलेजेबल होते हैं। एजुकेशन तो हम ले ही रहे हैं, किताब पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, एग्जाम दिए आते हैं, तो एजुकेटेड हम बन जाते हैं। पर नॉलेजेबल बनने में उससे बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं देखता हूँ कि थोड़ा इंसान पैसा कमा लेता है, अगर थोड़ा बहुत अमीर बन जाता है, तो उसको इस बात का घमंड आ जाता है कि मेरे पास पैसे की ताकत है। अब वो अपने आप को पूरे जहान का मालिक समझने लगता है। या फिर थोड़ा बहुत अगर स्टूडेंट के पास ज्ञान आ जाता है, तो वो अपने आप को विद्वान समझने लगता है। और कोई अगर बच्चा उसके पास जाता है ना मदद के लिए कि यार मेरे को ये समझा दे, या इसका आंसर क्या हो सकता है, तो उसकी मदद नहीं करेगा। या तो उसको पहले लज्जत करेगा, उसके बाद वो चाहेगा तो मदद करेगा, क्योंकि वो यही सोचता है स्टूडेंट हर कोई, यार ये जो ज्ञान है मेरे पास है, कहीं ये मेरे से आगे ना चला जाए। वहीं जो अमीर होता है वो सोचता है यार मैंने ये धन कमाया, मैं तो सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूँ इस दुनिया का। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, हम लोगों से ऊपर एक ऐसी ताकत बैठी है जो जब चाहे हमारी सांस ले सकती है। अगली सांस का तो हमें भरोसा नहीं है, अगली सांस की हम गारंटी नहीं दे सकते। आपने देखा होगा कोविड में अच्छे खासे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा था, वो भी जान नहीं बचा पाए अपने लोगों की। तो किस बात का घमंड करना जब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है, जब सारी ताकत ईश्वर के पास है, कराने वाला ईश्वर है। तो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा अगर आ भी गया है ना, तो उसका घमंड ना करें, उसको लोगों में बांटें। बांटें कैसे कि जो पढ़ नहीं पा रहा उस तक किताबें पहुंचवाएं, जिसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करवा करवा पाए उसका इलाज करवाएं। जिस भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं उस पैसे का सदुपयोग करें। तो ये तो थोड़ा थोड़ा था अलग तरीके का ज्ञान। तो अब आ जाते हैं हमारी मेन वीडियो पर, जो कि है लीगल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के ऊपर। तो प्रिंसिपल है कि एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड टू अ पर्सन हु एप्रीहेंड्स अरेस्ट फ्रॉम द पुलिस। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में आप जानते होंगे, सीआरपीसी में गिवन है ये। जिसमें एंटीसिपेटरी बेल तब होता है कि आपको लगता है कि आपके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया गया है जिसके अंतर्गत पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो आप जाते हैं और बेल के लिए अप्लाई कर देते हैं। अभी तक आप अरेस्ट नहीं हुए, उससे पहले ही एंटीसिपेट करके आप बेल अप्लाई कर देते हैं, तो इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। सेक्स और दूसरा प्रिंसिपल कहते हैं कि सेक्शन 341 जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में बात करता है, वो एक बेलेबल ऑफेंस है। तो आ जाते हैं फैक्ट्स पे। फैक्ट्स कहते हैं कि ए ने केस फाइल किया बी के अगेंस्ट कि भाई उसने मेरे को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया था अंडर सेक्शन 341 ऑफ आईपीसी। जब बी को ये बात पता लगती है तो वो एक एप्लीकेशन दायर कर देता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए बिफोर सेशन कोर्ट। आप एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के सामने लगा सकते हैं। तो इस केस में पूछा गया कि क्या उसको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी। दोस्तों, नहीं मिलेगी, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल खाली नॉन बेलेबल ऑफेंस में दी जाती है। पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो है वो तो एक बेलेबल ऑफेंस है। तो एंटीसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड सिंस इट इज अ बेलेबल ऑफेंस। दोस्तों, प्रिंसिपल काफी बड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा, प्राइवेट डिफेंस के ऊपर बात करता है। तो फैक्ट्स पे आ जाते हैं। तोमर एक बंदे थे जिनके पीछे गुंडे पड़े थे, तो उन्होंने क्या किया, एक राह चलते आदमी को उनके सामने गिर दिया, उठाया और उनके सामने गिर दिया, जिससे कि वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसको भागने का और समय मिल जाए। तो आपसे पूछा गया है कि क्या ऐसा करना सही होगा, क्या वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में इंक्लूड होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास और भी अलग तरीके थे जिसके थ्रू वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता था। कहीं छुप सकता था या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को उनके सामने गिर सकता था। पर ऐसे चलते हुए किसी बंदे को, दूसरे की बंदे की जिंदगी को आप रिस्क में ले आए अपने आप को बचाने के लिए, वो अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। पर अगर केस ये होता कि उसके पास और कोई तरीका था ही नहीं अपनी जान बचाने का, तो उस केस में वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम इस तरीके की सिचुएशन में कर सकता था। पर इस केस में और बाकी चीजें थी, और कोई तरीके थे उसके पास अपनी जान बचाने के। तो इस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता इस तरीके से। तो इसका आंसर होगा नो। दोस्तों, प्रिंसिपल बात करता है एग्रीमेंट के बारे में कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया जाता है और उनकी इंटेंशन ये होती है कि एक लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाए, तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, मान्या नाम की एक लड़की है, वो एक स्टोर से गुजर रही थी, एक शोरूम से गुजर रही थी। उन्होंने देखा एक ड्रेस टंगी हुई थी जिसकी कीमत थी 250 रुपए। उन्हें वो ड्रेस काफी पसंद आई। वो अंदर गई उस दुकान में और उस ड्रेस को ले जाके रख दिया दुकानदार के सामने, पर दुकानदार ने उन्हें देने से वो ड्रेस मना कर दी 250 रुपए में। अब उन्होंने उनको सू कर दिया कि भाई हमारे बीच में तो एक एग्रीमेंट हो गया है, आपने एक ऑफर दिया है 250 रुपए का, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आप बाउंड है उस एग्रीमेंट से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ये प्राइस टैग लगे हुए होते हैं ड्रेसेस पे या बाकी चीजों पर, ये खाली इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं शॉप, जो शॉप ओनर होता है उसके द्वारा। वो ऑफर नहीं होता है, कोई शॉपकीपर आपको ऑफर नहीं दे रहा होता उस समय, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अब आप उस चीज को लेके जाएंगे, उसको देंगे और जो भी कीमत होगी उसको देने के लिए जाएंगे, तो अब आप ऑफर
कर रहे हैं एक तरीके से। अब वो चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो इस केस में खाली इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ये ऑफर नहीं होता, तो मान्या शॉप ओनर को सू नहीं कर सकती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों पूछा गया है रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो कि टॉर्ट्स का प्रिंसिपल है, वो किस केस में ले डाउन किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में यही फर्क होता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप अपने आप को बचा सकते हैं, पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी आपके पास डिफेंस अवेलेबल नहीं होता। दोस्तों पूछा गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 was enacted to give effect to which provision of the constitution? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 17। इसके थ्रू अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया था, तो ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों आर्टिकल 30 कहता है कि ये किस पे अप्लाई होता है? तो दोस्तों इट इज एप्लीकेबल टू एवरी माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे आप रिलीजन पे बेस्ड एक माइनॉरिटी हो या फिर लैंग्वेज पे बेस्ड एक माइनॉरिटी हो, आर्टिकल 30 आपके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है, जिसके अंतर्गत आप चाहें तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी का एस्टैब्लिश या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों पूछा गया है वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये जो फीचर है इट वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो दोस्तों इसको बोरो किया गया था फ्रॉम यूएस से, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों नेम द अमेंडमेंट बाय व्हिच द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज मेड बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ इंडियन कोर्ट्स। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी अमेंडमेंट आई थी जिसके थ्रू ये कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर कोर्ट्स कुछ भी स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते। तो दोस्तों वो आया था 39th अमेंडमेंट ऑफ 1975 के थ्रू, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन। तो पूछा गया होमिसाइड कैन नेवर बी लॉफुल, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है या पार्शियली ट्रू है? तो दोस्तों होमिसाइड कई बार लॉफुल भी होता है, तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। लॉफुल कैसे हो सकता है? जैसे कि टेररिस्ट को मारना, तो ये किलिंग तो है, होमिसाइड तो है, पर ये लॉफुल है। या फिर प्राइवेट डिफेंस में कई बार अपने आप को बचाने के लिए आप दूसरे को मार देते हैं, तो वो भी लॉफुल होती है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। पूछा गया है डिसऑनर ऑफ चेक्स अट्रैक्ट्स क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर। तो डिसऑनर ऑफ चेक्स को एक ऑफेंस माना जाता है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। डिसऑनर मतलब कि आपको चेक दिया पर वो चेक बाउंस हो गया राइटिंग की वजह से, या फिर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, उस बारे में बात करता है। तो डिसऑनर ऑफ चेक्स अट्रैक्ट्स क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। दोस्तों पूछा गया एज पर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में जो आया था, किस ग्रुप के एज के बच्चे को ये बोला गया कि भाई उसको आप एज एन एडल्ट ट्राई कर सकते हैं, उसके ऊपर एज एन एडल्ट केस चलाया जा सकता है? तो दोस्तों वो था एज 16 से 18। इसके अंतर्गत ये बोला गया था कि अगर कोई लड़का या लड़की कोई भी है बच्चा जिसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में है और उसने कोई हीनियस क्राइम कमिट किया है, तो उसके ऊपर जो केस चलाया जाएगा उसको एज एन एडल्ट ट्राई करके ही, एज ए एडल्ट ट्रीट करके ही वो केस चलाया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 16 टू 18 एज ग्रुप के लिए कहा गया था। दोस्तों पूछा गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ गर्ल बिलो द एज ऑफ डैश इयर्स अमाउंट टू रेप इवन इफ इट इज डन विद द कंसेंट ऑफ द गर्ल। तो अगर गर्ल की एज 16 साल से कम है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट दे भी देती है, तो भी उनका कंसेंट इररिलेवेंट माना जाएगा, इनमेटीरियल माना जाएगा और दूसरे बंदे के ऊपर रेप का केस चलाया जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये थी एक छोटी सी वीडियो, गला आज काफी खराब है, काफी दर्द दे रहा है, तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।